जय हिंद बच्चास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। देखिए, इससे पहले मैं वो क्वेश्चन पेपर उठाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कुछ आपको ऐसी टिप्स दे दूं कि जिससे कि आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल भी गलत ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टूर्नामेंट के फिक्सचर की बात करें तो फिक्सचर तो आप लोग बना तो लेते हो, लेकिन माइनर से माइनर जो छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट गलती होती है ना, वो कहाँ पे करते हो, उसके बारे में आइए जान लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे नॉकआउट बोला तो अगर बाई बोला है तो आपको आसानी से बना लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे बोल दिया उसने सीडिंग, क्या बोल दिया? सीडिंग, तो आप जो है गलतियाँ कर देते हो। ठीक, उसको समझने के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने क्लास में बोला कि जो बच्चा 90 के ऊपर लाएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। क्या करूँगा? चॉकलेट दूंगा। ठीक है, जो 90 के ऊपर लाएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। अब हुआ इत्तेफाक से ये कि खास करके जो टॉप 4 होंगे उनको मैं चॉकलेट दूंगा। किनको दूंगा? जो टॉप 4 होंगे, ठीक है, वो चॉकलेट पाएंगे अगर वो 90 के ऊपर लाते हैं तो। ठीक है, चारों के चारों अगर 90 के ऊपर लाते हैं, टॉप 4 होंगे, तो उनको मैं चॉकलेट दूंगा। ठीक है, तो उसमें ये हुआ कि 4 की जगह 10 बच्चे 90 के ऊपर ले आए, लेकिन चॉकलेट किसको मिलेगी? चॉकलेट किसको मिलेगी? जो 90 के ऊपर लाए हैं, सॉरी, जो जो 4 टॉपर हैं। ठीक है, जो 4 टॉपर हैं उनको क्या मिलेगी? चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, अब रिमेनिंग कौन बचे? 6 लोग, उनको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो मैं आपको टॉफ़ी दे देता हूँ। लेकिन अगर वो जो 4 जिनको मैंने चॉकलेट दी है, अगर मैं उनको टॉफ़ी भी दे दूँ तो क्या होगा? पार्शियलिटी, पार्शियलिटी हो गया ना, क्योंकि दो उनको 2 गिफ्ट हैम्पर मिल गए, तो उनको गिफ्ट हैम्पर हमने बोला नहीं, हम आपको चॉकलेट ही देंगे, बाकी 6 को हम क्या देंगे? टॉफ़ी देंगे। सिमिलरली यही करना है, सिमिलरली आपको इसमें करना है कि सीडिंग जब आपने दे दी कि फॉर एग्जांपल 21 माइनस 4 रिमेनिंग आया 17, तो आपने 4 को क्या दे दिया है? ये 4 को क्या दिया है? ये 4 को आपने क्या दिया है? आपने सीडिंग दिया है। ठीक, अब आता है क्या? बाई। तो जब बाई देंगे तो 2 की पावर n माइनस एन जब यहाँ लिखेंगे तो 2 की पावर n माइनस यहाँ n हो जाएगा आपका 17। क्यों? क्योंकि 4 को आपने क्या दे दिया? चॉकलेट दे दी है। 17 को अब जो है आपको क्या देनी है? टॉफ़ी देनी है। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन पेपर ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट आपसे ऐसे सीधे सीधे पूछ ले, तो क्वेश्चन में वो मोल्ड कर सकता है आपको किस तरीके से। जैसे कि पहला क्वेश्चन वो आपको इस तरीके से दे सकता है कि मेक अ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ n नंबर ऑफ टीम्स एंड फैसिलिटेट देम विद द बेनिफिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अगर वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स की बात करता है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स की बात करता है, तो वो किसकी बात कर रहा है बेटा? बाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बाई की। ठीक, और अगर उसने बोला कि गिव द बेनिफिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट एंड ऑल्सो कंसीडर प्रीवियस ईयर टीम्स एंड प्लेस देम इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन डायरेक्टली प्ले इन अ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। ठीक है, अगर वो इस तरीके से बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर टीम को कंसीडर करिए और उनको इस तरीके से प्लेस करिए कि वो डायरेक्ट कहाँ खेलें? क्वार्टर फाइनल में या फिर सेमीफाइनल में, तो ये जो सिचुएशन है ये क्या है आपकी? ये आपकी सीडिंग है। ये क्या है आपकी? सीडिंग। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा वो बोल देगा कि ड्रॉ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ n नंबर ऑफ टीम्स एंड गिव द बेनिफिट्स ऑफ द नॉकआउट, तो उसमें अगर सिर्फ बेनिफिट्स बोला तो बाई देकर छोड़ दीजिए। या ये बोल सकता है कि ड्रॉ फिक्सचर ऑफ n नंबर ऑफ टीम्स एंड गिव द एंड फॉलो द ऑल द स्टेप्स ऑफ द नॉकआउट फिक्सचर। अगर फॉलो ऑल द स्टेप्स की बात कर रहा है तो अगेन क्या हो गया? बाई एंड सीडिंग। क्या हो गया बेटा? बाई एंड सीडिंग। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने नोटिस किया कि हर बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, और टॉफ़ी और चॉकलेट वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी कि जिसको टॉफ़ी दी है, चॉकलेट दी, उसको टॉफ़ी नहीं मिलेगी। क्लियर? जिसको चॉकलेट दी उसको टॉफ़ी नहीं मिलेगी। अब आते हैं इस पेपर पे। पहला क्वेश्चन है, मिस निशा, कोई मैडम है निशा, अब फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, उन्होंने इंटर हाउस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, ऑफ बास्केटबॉल टू प्रमोट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्लेयर्स ऑफ फॉर स्कूल टीम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने एक जो है इंटर हाउस कॉम्पिटिशन को वो ऑर्गेनाइज किया है बास्केटबॉल के, और ताकि जो है वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और पोटेंशियल जो प्लेयर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सके। तो इंटर हाउस तो बेटा स्कूल में होता है। कहाँ होता है? स्कूल में।
तो यानी कि ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा इंट्राम्यूरल। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट वही होगा जिसने उसको शुरू किया होगा। वो कौन थे? सर दोराबजी टाटा। कौन थे आपके? सर दोराबजी टाटा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द मेथड शोन बिलो दैट इज यूज टू मेक अ फिक्सचर ऑफ अ लीक। ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? नॉकआउट नहीं, स्टेयरकेस नहीं, साइक्लिक नहीं, क्या है? टैबुलर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सॉरी ज़्यादा नीचे हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एक्सरसाइज ऑफ वार्मिंग अप? इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वार्मिंग अप की एक्सरसाइज नहीं है? देखिए वार्मिंग अप क्या होता है? जिसमें कि आप अपने बॉडी को थोड़ा जेंटल से या स्लो से थोड़ा सा एग्रेसिव की तरफ जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, आपकी बॉडी हीट करे, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़े, है ना। तो उसमें आप आर्म रोटेशन करेंगे, आप शोल्डर रोटेशन करेंगे, आप जो है टॉर्सो रोटेशन करेंगे, पुलअप्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा पुलअप्स एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, ठीक है, एक एग्रेसिव एक्सरसाइज है, एक कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन एकदम से राइज होता है। ठीक, इसके लिए भैया ये तो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, इसमें पहचानना है आपको। ये सीधा सीधा क्या है? स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है। ठीक है, क्या है बेटा? स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। देन गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट मार्क्ड assertion and reason. Read the two statements carefully and choose the correct option. Flexibility training primarily aims at improving the range of motion of the muscles and joints. फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इंक्रीज किया जाए मसल्स के और जॉइंट को। और कह रहा है साथ में दिस ट्रेनिंग एनहांस मसल्स इलास्टिसिटी, मसल की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि ये स्टेटमेंट इसको कंप्लीटली क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप मसल ट्रेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल्स की इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, पोस्चर भी सही होता है और बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होता है। देन डैश इज द पोल्यूशन, डैश पोल्यूशन इज अ थ्रेट टू मेरीन लाइफ। कौन सा आंसर होगा इसका बेटा? वाटर पोल्यूशन। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है सर की, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। In dash exercise, the body remains in a static position as the contraction of muscles occur without them being stretched or shortened. क्या बोल रहा है कि ये वो एक्सरसाइज है जहाँ पे आप स्टैटिक रहते हो, एक पोजीशन में रहते हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का जो मसल जो है वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, वही बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अकर विदाउट देम बीइंग स्ट्रेच और शॉर्टन। ठीक है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शॉर्टन और स्ट्रेच के बिना ही होता है। तो सीधा सीधा आंसर है इसका आइसोमेट्रिक। ठीक है, डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग अल्टरनेट्स बिटवीन द शॉर्ट पीरियड ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड रेस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंटरवल ट्रेनिंग पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होना चाहिए। द आंसर इज HIIT। द फुल फॉर्म इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसका आंसर है। देन डैश टूर्नामेंट इन्वॉल्व द सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट एंड इज एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। क्या हो जाएगा? नॉकआउट। क्या हो जाएगा? नॉकआउट। कम पैसे में ज़्यादा काम। देन NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। फिक्सचर क्या है पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फिक्सचर? फिक्सचर क्या होता है? फिक्सचर इज़ अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीम्स in such a manner so that we can come to know that when and which team are coming together in the series. ठीक है, फिक्सचर क्या है? एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है टीम्स का, जिसमें कि कब और कहाँ और कौन सी टीम्स आमने सामने खेलेंगी। कब और कहाँ मतलब व्हेन एंड वेयर। ठीक है, कब और कहाँ। जैसे आप लोग क्रिकेट देख रहे होंगे तो उसमें जब कोई भी मैचेस होते हैं, इवन जो अपकमिंग मैचेस भी होते हैं, तो उसके बारे में दिखा होता है कि वेन्यू कहाँ है। तो व्हेन यानी कब, सुबह शाम टाइमिंग, एंड वेयर यानी कि कहाँ पे, किस जगह पे खेला जाएगा। ठीक है, और कौन सी टीम्स जो हैं आमने सामने होंगी। ठीक, देन स्टेट द मीनिंग ऑफ रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म क्या होता है? एक तरह की स्किन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिसे कि रगड़ लग जाती है, खास करके स्किन टू स्किन अगर किसी को है,
ठीक है, रिंगवॉर्म है और आपकी स्किन उससे रब कर गई तो वो तुरंत ही जो है वो कम्युनिकेट कर जाएगा और आपकी जगह पे वो स्किन जो है वैसी वो हो जाएगी, ठीक है, ख़राब हो जाएगी, वो रिंगवॉर्म हो जाएगा। मतलब रिंगवॉर्म का मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि स्किन टू स्किन अगर टच होता है तो भी जो है प्रॉब्लम अगर होती है, ठीक। और अगर प्रिसाइज वे में हम जानना चाहें कि रिंगवॉर्म क्या होता है, तो रिंगवॉर्म इज़ अ कंटीजियस itchy fungal skin infection characterized by red ring-shaped scaly rashes caused by mold-like parasites or skin-to-skin contact, then rats, then contaminated objects, ठीक है। इनकी वजह से जो है क्या होता है, ये रिंगवॉर्म होता है। नेक्स्ट इज डोपिंग। डोपिंग क्या है? डोपिंग इज अ प्रोहिबिटेड डोपिंग इज अ intake of prohibited drug substance which helps in the improvement of और enhancement of the sports performance, ठीक है। डोपिंग क्या है? डोपिंग एक बेसिकली प्रोहिबिटेड ड्रग्स को इनटेक करना जिससे कि प्लेयर की परफॉर्मेंस एनहेंस होती है, ठीक है। फिर कहेंगे इंग्लिश में अगर बोलें तो लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, दैट डोपिंग इज द इनटेक ऑफ prohibited drugs which helps to enhance the performance of an individual, clear? What is spiral fracture? Spiral fracture क्या है? Spiral fracture is basically complete break of bone in such a manner that the bone will twist. Bone will twist, जैसे कि स्क्रू होता है ना, तो स्क्रू में क्या होता है, जैसे ये आपने ध्यान दिया होगा कहीं पे आपके घर में आसपास में, ये एक स्क्रू है, ठीक है, ये स्क्रू है, स्क्रू में ये इस तरीके से स्पाइरल्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रू की तरह जैसे है ना, इस तरीके से वो घूम जाता है। तो अगर बेसिकली बोले तो स्पाइरल फ्रैक्चर इज बेसिकली अ कंप्लीट बोन फ्रैक्चर, बोन ब्रेकेज, और इन विच द बोन completely twist in such a manner that they rotate on its axis, ठीक है, क्लियर। देन आता है डिस्कस एनी 3 एडवर्स इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन शोन बिलो, स्टेट एंड एनी 2 मेजर्स टू प्रिवेंट, ठीक है। ये कान बंद कर रही है, शोर शराबा हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये नॉइज़ पोल्यूशन है। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, स्लीप डिसऑर्डर होता है, इंसोमेनिया होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ईयर ड्रम्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट हमने आपको बता दिया, आप इसको कहानी बनाने में तो उस्ताद हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। स्टेट एनी 2 मेजर्स टू प्रिवेंट करने के 2 स्टेट्स क्या है भाई? डीजे बंद करा दीजिए, हॉर्न की व्हीकल का जो हॉर्न है उसको थोड़ा सा अपना उस पर रखना चाहिए जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक। टीवी की नॉइस है, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद जैसे खास करके जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में जो मशीनरी है, उस मशीनरी को टाइम टू टाइम ग्रिल ऑयलिंग करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम रिपेयर कराते रहना चाहिए जिससे कि उसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा ना हो। सिमिलरली इट हैपन्स ऑन इन द व्हीकल एंड बाइक ऑल्सो, बाइक, कार, व्हीकल, कुछ भी आप कह लीजिए, तो उसमें भी क्या होता है, जब खराबी होती है तो गड़गड़ 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 करता है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कुछ इस तरीके हैं जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि डीजे बंद करा दीजिए, मशीन की ऑयलिंग करते रहिए, ठीक है। उसके बाद जो टीवी और इन सब की नॉइस उनको कम कर दीजिए, और ये ऑयलिंग कराने के बाद उसको रिपेयर की ज़रूरत है तो रिपेयर भी करा दीजिए, ठीक है। आप कहानी बना लेंगे, मुझे पता है। LNIPE, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? LNCPE, ठीक है। इसका आंसर बहुत इजी, शॉर्ट नोट लिखना है, बुक में आपको अवेलेबल है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, कि LNIPE और LNCPE एक बेसिकली किस लिए कि जो स्पोर्ट्स है उसको एक और अच्छे लेवल पे लेकर के जा सके कि जो है जहाँ पे लोगों को नहीं मिल पा रही चीज़ें, तो वहाँ पे अच्छे से स्पोर्ट्स पर्सन निकले, अच्छे से स्पोर्ट्स की कोचिंग दी जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके, नॉलेज दी जा सके, और फिर उसके बाद जो है डिफरेंट गेम्स में हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप को जो है पार्टिसिपेट करा करके एक्सप्लोर कर पाए, अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले, और जो है अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सके। और प्लस रिसर्च मेथड, इसको मत भूलिएगा, कहानी तो लिख दी, रिसर्च मेथड के रिसर्चेस भी हो सके, ठीक है। और ये कहाँ पे खुला था? ये ग्वालियर में खुला था, रानी लक्ष्मीबाई जहाँ की रहने वाली वहाँ की, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इसकी हिस्ट्री है, इसको आप लिखेंगे तो, और उसमें कहानी बनाएंगे और जो बुक में लिखा उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। लिमरिंग डाउन क्या होता है कि लिमरिंग डाउन एक्सरसाइजेस आर दोज एक्सरसाइजेस विच ब्रिंग द पर्सन क्लोज टू द रेस्ट और कंप्लीट रेस्ट। लिमरिंग डाउन एक्सरसाइजेस, लिमरिंग डाउन एक्सरसाइजेस, इसको आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि लिमरिंग डाउन एक्सरसाइजेस आर दोज एक्सरसाइजेस विच हेल्प्स द इंडिविजुअल टू टेक हिम क्लोज टू द रेस्टिंग पोजीशन,
ठीक है, बिल्कुल ही रेस्ट नहीं कराना है, मतलब रेस्टिंग के काफ़ी क्लोज ले आना। आपकी जो हार्ट लेवल ऊपर चली गई थी बिकॉज ऑफ एक्टिविटी, उसको थोड़ा सा मिनिमल करना। फिर उसके बाद जो आपका बॉडी मूवमेंट है जो बहुत ज़्यादा पेन ना करे, मतलब आपने एक्टिविटी की है ना तो उसको पेन ना करे, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मसल्स को, बॉडी मूवमेंट को, आपके बॉडी को एक्सर्शन ना हो, रिलैक्स करने के लिए, तो इसलिए होता है लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन का मतलब क्या है? कूलिंग डाउन। क्या है? कूलिंग डाउन। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या करता है? फैटिग लेवल रिड्यूस करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, ठीक है, बॉडी रिफ्रेश करता है, रिड्यूस करता है पेन को। देन इन्फेक्शन जो है उसको प्रिवेंट, क्योंकि भाई ज़्यादा देर पसीना रहेगा तो वो भी क्या है, दिक्कत करेगा ना, वही चिपचिपा कपड़ा है सब कुछ, तो थोड़ा सा धीरे 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 स्लो डाउन होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एस्पेक्ट्स है किसके, ये आपके लिम्बरिंग डाउन के। एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के 3 एडवांटेज बताइए। तो आपके लिए हो जाएगा, जैसे इकोनॉमिकल होता है, फिर लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, गुड टीम्स एमर्ज होकर के आती हैं, देन लेस टायर्डनेस, क्योंकि कम मैचेस होते हैं तो टायर्डनेस नहीं होती है, और फिर मेन एस्पेक्ट क्या कि स्पेक्टेटर्स का जो है एक इंटरेस्ट वो बना रहता है। ज़्यादा मैचेस होंगे तो वो भी बोर हो जाएंगे ना, तो स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए। टूर्नामेंट क्या है? टूर्नामेंट इज़ अ सेट ऑफ सीरीज, टूर्नामेंट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। Tournament is a series of events or sports in which 2 teams or more than 2 teams compete with each other so that a winner can be decided। ठीक है, टूर्नामेंट क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट है, सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स है, जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा टीम्स जो है वो फाइट करती हैं, compete करती है एक दूसरे से, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो विनर डिसाइड किया जा सके। क्लियर? अब आइए थोड़ा सा बायो पोर्शन देख लें। Rajat, a class 12th student of physical education, was traveling on a train with his father. His father had a history of heart ailment. During the journey, he experienced a severe pain on the left side of his chest and collapsed. ठीक है, कि जब वो ट्रेन में अपने फादर के साथ जा रहा था तो जो है उसने क्या फेस किया कि उसके फादर के लेफ्ट साइड में चेस्ट में जो है पेन हुआ, वो कोलैप्स हो गए। सजेस्ट द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड क्या दिया जा सकता है? सबसे पहले तो नर्वस नहीं होना है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या कि छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, और नर्वस नहीं होना है। पहली चीज़ क्या, नर्व्स को चेक करिए फॉर 10 सेकेंड्स। नर्व्स को चेक करिए फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स को नर्व्स को चेक करिए, अगर नर्व आ रही है यानी कि वो जिंदा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कोलैप्स हो गया, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? फर्स्ट एड। 10 सेकेंड्स आपने चेक किया, पल्स आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने देखा कि नहीं हो रहा है तो इसका सबसे बढ़िया क्या है? CPR। अब CPR, अब इसमें बोला गया प्रोसीजर, तो आप कंटेंट कैसे अपना इनरिच करेंगे, तो इसमें आप बता दीजिए। पहला, एक अनट्रेंड पर्सन जिसको CPR देना नहीं आता है तो वो हैंड CPR देगा। हैंड CPR का मतलब कि वो जो आपका चेस्ट है, ठीक है, उसके बीच में रखेगा हाथ को और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेगा और उसको जो है प्रेस करेगा विद द स्ट्रोक प्रेशर ऑफ 180 to 200। ठीक है, उसका जो फोर्स होना चाहिए वो 180 to 200 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसको प्रेस करना है, ये हाथ रखा और इस तरीके से। ठीक है, अगर तो वो ट्रेंड है, अगर तो वो ट्रेंड है, अगर तो वो ट्रेंड है, तो सबसे पहले क्या होता है? ए मीन्स एयरवे। ए मीन्स एयरवे, यानी कि उसको जो है ब्रीदिंग के लिए थोड़ा सा कोशिश करानी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो नेक ऐसे पीछे कराएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लगाएंगे कुशन, जिससे कि वो पीछे जब ये जाएंगे तो ये क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएगा। ये क्या होगा? एक्सपैंड होगा। जब भाई आपने यहाँ पे नेक पे पिलो लगा दी तो वो ऐसे एयरवे बन गया, तो एयरवे देना है। फिर उसके बाद ब्रीदिंग, B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग, B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग करानी है। ठीक है, अब ब्रीदिंग के लिए क्या प्रोसेस होता है बच्चा? 30:2। क्या है रेशो? 30:2, यानी 30 टाइम्स आप जो है उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, 30:2। ठीक है, 30:2 क्या है वो समझने पहले। C क्या है? कंप्रेशन। C क्या है? कंप्रेशन। C क्या है? कंप्रेशन, यानी कि 30 टाइम्स आपको कंप्रेस करना है, देन 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं याद रहता है तो आप, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप ये लिख लीजिए कि 30 टाइम्स प्रेस करना है
और 30 सेकेंड्स के लिए आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग यानी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करनी है। ये इसका फर्स्ट एड हो गया, आप इसको लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके बाद भी अगर वो नहीं आ तो जो है कुछ भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, देन यू आर सपोज टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल और मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी का मतलब क्या है कि कोई अगर वहाँ डॉक्टर है तो उसको दिखवा दीजिए, या तो शाउट करके, या तो फिर उसको हॉस्पिटल सीधा लेकर के आप जाएंगे। एक्सप्लेन एनी 5 वेज इन विच फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। कोई 5 तरीके जिससे कि जो है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी आप फिजिकल एजुकेशन के हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, बच्चे को सोशलाइज बनाता है, ठीक, डिसिप्लिन बनाता है, हेल्पफुलनेस बनाता है, यानी प्रो सोशल बिहेवियर उसके अंदर डेवलप करता है। देन उसके अंदर पेशेंस डेवलप करता है, यूनिटी डेवलप करता है और फ्रेंडशिप डेवलप करता है। ये 5 वेज हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपके 5 पॉइंट्स हो गए, आपके 5 नंबर तय हो गए। स्टेट द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिंग द नंबर ऑफ मैचेस इन अ टूर्नामेंट कंप्राइजिंग 10 टीम्स। 10 टीम्स हैं, ड्रॉ अ फिक्सचर फॉर दीज टीम्स बाय यूजिंग स्टेयरकेस मेथड। फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लीजिए, लीग क्या है, लीग के लिए चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे वो स्टेयरकेस हो, चाहे वो टैबुलर हो, सबके लिए अगर सिर्फ लीग है, लीग बोला है, लीग का मतलब होता है सिंगल लीग। अगर सिर्फ लीग लिखा है तो यानी सिंगल लीग, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मैचेस का n-1/2। ठीक, यही यहाँ पे बोला, स्टेट द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिंग द नंबर ऑफ मैचेस इन टूर्नामेंट। एक नंबर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसको फिल कर देंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ फॉर दीज टीम्स बाय यूजिंग स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड है, इसमें ना बाय निकालना है ना राउंड्स निकालना है, सीधा आप स्टेयरकेस बनाना शुरू कर दीजिए इस तरीके से जो बनता है। ठीक है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ नाडा। नाडा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। यह आपका एक नंबर तय हो गया। ठीक है, ये आपका एक नंबर तय हो गया। मेंशन एनी 4 रोल्स ऑफ नाडा इन प्रोहिबिटिंग कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स अमंग द एथलीट इन इंडिया। ठीक है, नाडा पहली चीज़ आता है किसके अंडर में है, नाडा नेशनल बोला जा रहा है, यानी इंडिया की जो है वो या किसी कंट्री की होगी, उसकी होगी। ठीक, और ये जाएगा किसके अंडर में, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा के अंदर में। ठीक, और उसी के 4 रूल्स क्या बोले गए हैं कि आपको बताने कि अगर ड्रग है कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसको कैसे क्या करे, मतलब रोकना है, तो उस चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं ना। तो मेंशन इन 4 रोल्स ऑफ नाडा। नाडा का जो है 4 रोल क्या है वो आपको बताने, जिससे कि ड्रग का कंजम्पशन जो है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए उसको रोका जा सके, उसको बैन किया जा सके। ठीक है, तो पहला क्या है कि डोपिंग टेस्टिंग प्रोग्रेस। ठीक है, डोपिंग की जो टेस्टिंग है उसको प्रोग्रेस में लाया जाए। ठीक है, कि टाइम टू टाइम उसको टेक प्लेस कराया जाए। देन आता है रूल इम्प्लीमेंटेशन। जो रूल है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये विधायक के बच्चे हैं, ये फलाना के हैं, ये बड़े आईएएस के हैं, ये आईपीएस के हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए, है ना। फेयर गेम होना चाहिए कि हाँ जो है। जैसे कि अब गीता और उसको तो जानते हैं ना, गीता फोगाट को। ठीक है, तो गीता बबीता फोगाट को आप जानते, तो उनके में भी क्या हुआ था कि जो वेट का था पूरा मेजरमेंट वो लिया गया ना। ये नहीं देखा गया कि वो 4 बार खेली कि 3 बार खेली कि 2 बार खेली है, नहीं, उससे मैटर नहीं करता। वो प्लेयर है, रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे तो अप्लाई होंगे। सिमिलरली इट शुड बी फेयर विद द ईच एंड एवरी वन। देन रिजल्ट मैनेजमेंट। ठीक है, रिजल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सपोजर में लाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। बच्चों को, प्लेयर्स को अवेयरनेस देनी चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर अभी के लिए आप कर ले रहे हो ड्रग इनटेक, ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए, लेकिन बाद में उसके क्या जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में भी ध्यान में देना चाहिए। सेक्शन सी, इसमें बेटा मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जिसके आंसर आपको जल्दी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फीफा, ये आपको इजीली मिल जाएगा। बी, ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच कोच रियलाइजेस दैट वन प्लेयर, उसने देखा कि एक प्लेयर जो है टायर्ड है, नहीं खेल पा रहा है, उसने जो है रिप्लेस करने के लिए बोला, तो यानी कि ये क्या प्रोसेस हो गया, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। सी, ड्यूरिंग अ फुटबॉल टूर्नामेंट द मेन रेफरी गेट्स इंजर्ड। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको जल्दी नहीं मिलेगा कि अगर मैच के दौरान अगर रेफरी इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जगह पे कौन ड्यूटी करेगा आकर के। ठीक है, तो पहला है 4th रिप्लेसमेंट। ठीक है, या 4th रेफरी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या है, 4th रेफरी। इसका आंसर क्या है बेटा, 4th रेफरी। ठीक है, अगर 4th रेफरी नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो अदर पर्सन हु कैन टेक प्लेस और हु कैन टेक द चार्ज इज
द मेन असिस्टेंट रेफरी। कौन होगा? मेन असिस्टेंट रेफरी, जो उस समय ऑन द ग्राउंड होगा। ठीक है, पहला आंसर क्या है? द फोर्थ रेफरी। और अगर वो नहीं कर पाता है तो कौन होगा? मेन असिस्टेंट रेफरी। 5 बेसिक स्किल्स आपको पता है, 5 ऑफेंसेस आपको पता है, टेक्निकल एरिया हैंडबॉल आपको पता है। देन आता है क्रिकेट रिवर्स स्विंग आपको पता है। नेम द फुल पिच डिलीवरी एम्ड एट द बैट्समैन, तो ये आपको पता है। अगर फिर भी नहीं याद आ रहा है, समझ पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, यॉर्कर। T20 मैच में कैप्टन ने 2 प्लेयर को 30 यार्ड सर्कल के बाहर रखा हुआ है, उस फील्ड पोजीशन को क्या बोलेंगे? पावर प्ले। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, बता देता हूँ। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब, ECB यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, NCB यानी निबल क्रिकेट बैश। ये क्या है? ये बेसिकली जो है ना इंडिया की सब बॉडी है जो कि टैलेंट हंट का काम करती है। ठीक है, टैलेंट हंट का काम करती है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है NIMBLE, निम्बल क्रिकेट बैश, निम्बल क्रिकेट बैश। देन डिस्क्राइब एनी 5 सिचुएशन व्हेन अ बॉल इज कंसिडर्ड डेड। हाँ, ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि 5 सिचुएशन कौन सी डेड की। पहला, जैसे वही नहीं कि जो 2-3 टप्पों में चलेगी, 4 टप्पों में। पहला क्या है? बाउंड्री। आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं? भाई बाउंड्री गई है तो मैच तो नहीं हो रहा है ना, कोई मतलब सॉरी कोई स्कोर तो नहीं हो रहा है ना उस समय। भाई बाउंड्री चली गई, वो 4 रन हो गया, उस समय कोई और रन तो नहीं लिया जा रहा है ना, कि उसके बाद भी आप रन लेते रहो, 4 पे चला गया, 6 पे चला गया, तब भी आप रन ले रहे हो। भाई 4 और 6 हो गया, उसके अलावा तो आपको रन नहीं मिलेगा ना, कि आप दौड़ रहे तो भी रन मिलेगा। भाई 6 के लिए गया तो गया, वो 6 ही कहा जाएगा। तो यानी कि जब बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती है बॉल तो क्या होता है? डेड होता है। क्या होता है? डेड। फिर आता है स्ट्रक। आप बोलेंगे सर ये क्या है? जब बॉल बैट्समैन के पैड में फंस जाए, हेलमेट में फंस जाए, ठीक है, या जो अंपायर उसके टी शर्ट में फंस जाए, तो भी क्या है? जो है वो डेड का, क्योंकि उस समय भी कोई भी और दोबारा वहाँ पे रन नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, कोई भी रन नहीं लिया जाए, क्योंकि भाई बॉल में जर्सी में फंस गई है, हेलमेट में फंस गई है, तो मैच रोका जाएगा ना कुछ समय के लिए। तो जब रोका जाएगा तो क्या है? कोई भी रन नहीं हो रहा, कोई भी बॉल नहीं फेंकी जा रही, वो बॉल क्या है? डेड कही जाएगी। देन आता है इंजरी। देन आता है इंजरी। इंजरी हो गई है तो भी बॉल प्ले में नहीं है। कुल मिलाकर के आप इनसे ये समझ लीजिए, व्हेन द बॉल इज नॉट इन प्ले। भाई बाउंड्री के बाद भी बॉल आने में टाइम लगता है, तो बॉल इज नॉट इन प्ले, फंस गई है तब भी कोई बॉल नहीं खेली जा रही, बॉल आउट ऑफ प्ले। इंजरी, उसमें भी वही है। उसके बाद में आता है जब डिसमिसल होता है। क्या होता है? डिसमिसल होता है बैट्समैन का डिसमिसल होता है, तो भी क्या नहीं होता है कि वो उसके बाद जब वो प्लेयर आएगा तभी ना खेलेगा, तभी के लिए उस समय के लिए क्या है? बॉल डेड है, बॉल डेड है। फिर एक और लास्ट होता है बॉल हैंडल्ड। बॉल हैंडल्ड, ठीक है, जब जैसे कि गोल की सॉरी कीपर, विकेट कीपर के पास बॉल हाथ में चली गई या बॉलर के पास हाथ बॉल में पहुंच गई, ठीक है, तब भी अब वो रनअप लेने जाएगा जब तक के लिए, ठीक है, जब तक वो अपने आप को सेटल करेगा कि हाँ बैट्समैन रेडी हो जाए तब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, तो भी वो क्या है? वो एक तरीके से क्या है? वो बॉल प्ले में नहीं है ना, तो भी वो क्या है? वो डेड कहा जाएगा। ठीक है, देन 5 सिचुएशन हो गया। डिक्लेरेशन आपको पता है, गुगली आपको पता है। देन आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बास्केटबॉल। विद रेफरी टू डिफरेंट कैटेगरीज इन बास्केटबॉल टूर्नामेंट मेंशन द डिफरेंट साइज ऑफ द बॉल्स स्पेसिफाइड फॉर द प्लेयर। ये थोड़ा समझने वाली है। ठीक है, मिनिमम 3 से लेकर के 7 नंबर्स तक की जो बॉल होती हैं वो ऑथराइज्ड होती हैं गेम के लिए, और अगर हम अडल्ट की बात करें तो 7 नंबर इज़ फॉर बॉयज़ और मेन एंड 6 नंबर इज़ फॉर गर्ल्स और वीमेन। ठीक है, देन ड्यूरिंग अ गेम प्लेयर कट्स द लाइन। ये थोड़ा सा डाइसी वाला क्वेश्चन रहता है, आप लोग वो कहते हो कि सर इसका आंसर नहीं पता, कि अगर बॉल प्लेयर का जो पैर है वो लाइन के ऊपर है, सॉरी लाइन को क्रॉस कर गया है, प्लेयर कट्स द साइड लाइन, ठीक है, लाइन को कट कर गया है लेकिन बॉल कोर्ट के अंदर है, तो उस सिचुएशन में क्या जो है वो प्लेयर उसको कंसीडर करेंगे कि बॉल जो है वो अंदर है या बाहर है। उस सिचुएशन में रेफरी उसको आउट देगा और क्या करेगा? डेड बॉल कंसीडर कर देगा। ठीक है, प्लेयर का पैर बाहर जाए साइड लाइन के या बॉल बाहर जाए, दोनों में से कुछ भी बाहर गया तो क्या है वो, क्योंकि वो भाई पैर बाहर और वो ड्रिबल कर रहा है ना, तो वो क्या कहा जाएगा? डेड बॉल। और मैच जो है कहाँ से शुरू होगा? साइड थ्रो से, साइड लाइन से थ्रो होगा, थ्रो इन से, और वो किसके हाथ में जाएगा? बॉल वो ओपोनेंट के हाथ में जाएगा। क्लियर? During the match, a player jumps and hangs on the ring of the basket while placing the ball in it. What is the shot called? Dunk. Then dribbling आपको पता है, 5 duties of main referee, backcourt violation आपको पता है, rebound आपको पता है, volleyball
मेंशन एनी 3 सर्विस फॉल्ट्स, आपको पता है ड्यूरिंग अ मैच, ये पढ़ लेते हैं कि मैच हो रहा है वॉलीबॉल का और उस समय बैक लाइन से, सॉरी अटैक लाइन से, अटैक लाइन का पीछे का प्लेयर फ्रंट जोन में आकर के स्मैश कर रहा है, ठीक है। ये आपकी अटैक लाइन है, ये आपकी बैक लाइन है, ये आपकी सेंटर लाइन है। यहाँ से बैक रो का, ये बैक रो है, बैक रो का प्लेयर यहाँ चला गया और इसने यहाँ से जाके स्मैश कर दिया। इस सिचुएशन में रेफरी का डिसीजन क्या होगा? इस सिचुएशन में रेफरी का डिसीजन यही होगा दैट इट विल बी गिवन एज अ फॉल्ट एंड 1 पॉइंट विल बी अवॉर्डेड टू द ओपोनेंट एंड विद द सर्विस भी ओपोनेंट को जाएगी और 1 पॉइंट भी ओपोनेंट को जाएगा। What will the decision of referee if a libero player substitute himself with another player without the referee approval? रेफरी के अप्रूवल के बिना कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, चाहे वो आपका लिब्रो हो या नॉर्मल प्लेयर हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फाउल दिया जाएगा और ओपोनेंट को पॉइंट दिया जाएगा। बेसिक स्किल्स आपको पता है, ड्यूटीज ऑफ वॉलीबॉल कोच आपको पता है, बूस्टर आपको पता है, स्पाइकर आपको पता है। देन आगे बढ़ते हैं बैडमिंटन में डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉलोड बाय द प्लेयर फॉर टेस्टिंग द स्पीड ऑफ द शटल, ठीक है। देखिए पहली चीज़ तो वो जो बैक लाइन होगी, ठीक है, 2 लाइन होती है ना, एक आगे वाली एक पीछे वाली, ठीक है। तो जो पीछे वाली बैक लाइन होगी वहाँ से वो सर्विस करेगा, ठीक है, अंडर हैंड सर्विस करेगा, जिससे कि वो और नॉर्मल ही उसको हिट करेगा कि वो कहाँ तक जा रही है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं उसमें एक्सर्ट करेगा, ठीक है, जिससे कि वो कहाँ तक जा रही है। और फिर मैंने आपको बताया था कि बैक लाइन के पास में यहाँ पे 2 लाइन होती हैं ऐसी छोटी छोटी, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर लैंड कर रही है तो इसका मतलब है कि शटल जो है वो स्पीड जो है वो उसकी एकदम परफेक्ट है। क्लियर? ये आपको बताया था मैंने जब बैडमिंटन पढ़ाया था, याद करिएगा। फिर बोला ड्यूरिंग अ मैच अ प्लेयर लॉसेज अ पॉइंट एंड स्मैशेस हर रैकेट इन द एग्रेशन ऑन कोर्ट, व्हाट विल द डिसीजन ऑफ रेफरी? ये मिसकंडक्ट में आता है, ये क्या होता है? मिसकंडक्ट में आता है, तो उसको जो है येलो कार्ड दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? येलो कार्ड। और अगर वो बहुत ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन है तो उसमें ओपोनेंट को पॉइंट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ एम्पायर इफ अ प्लेयर डज नॉट अराइव फॉर द मैच ऑन टाइम? मैच पे अगर टाइम के लिए नहीं आता, ये समझ लीजिए, अगर मैच में टाइम पे नहीं आता है, वेट कर रहे हैं, अगर 5 मिनट मान लीजिए, अगर वो रेफरी के ऊपर है, मान लीजिए उसने सोचा कि 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कि उसने बोला है कोच ने कि 5 मिनट में आ रहा था, 5 मिनट में अगर वो नहीं आया तो येलो कार्ड, क्या होगा? येलो कार्ड, ठीक। और अगर उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा डिले हो रहा है, काफ़ी डिले हो रहा है, तो रेड कार्ड और फिर पेनल्टीज़ उस पर लगाई जाएंगी, रेड कार्ड प्लस पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड बैडमिंटन कोर्ट एंड लिस्ट 5 बैडमिंटन स्किल। देन आता है हेयर पिन शॉट। हेयर पिन शॉट समझ लीजिए क्या, हेयर पिन शॉट बहुत ही सॉफ्ट टच होता है, इस तरीके से कि जो शटल है वो स्ट्रेट खड़ी हो जाए और ओपोनेंट के कोर्ट में नेट के काफ़ी क्लोज गिरे, ठीक है। हेयर पिन शॉट क्या होता है? एक सॉफ्ट टच होता है जिससे कि वो वर्टिकल खड़ी हो शटल और जो नेट है उस ओपोनेंट के साइड में गिरे, नेट के ओपोनेंट साइड में गिरे और बहुत ही क्लोज में गिरे, ठीक है, वो होता है हेयर पिन शॉट। फ्लिक आपको पता है, देन दैट इज़ इट, ठीक है। बच्चा जो मैंने पढ़ाया है उसको फिर से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, और जहाँ पे डाउट हो, फिर मैं बोल रहा हूँ कल तक का समय है भैया, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चास, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला, ठीक है, मेरे चम्मचों, उसमें जैक लगा दीजिए, आखिरी टाइम है, ठीक है। जितना मेहनत अभी कर लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा आगे के लिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, जो भी डाउट हो पूछना, ठीक है। मैं जैसे मौका मिलेगा मैं उसको जो है आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। जय हिंद।